नमस्ते, वेलकम टू आइडिएशन। आज एक ऐसे प्रदेश की बात करनी है कि जो प्रदेश कभी हमारा हिस्सा हुआ करता था। आज़ादी के पहले 1947 के पहले जो एक भारत हुआ करता था, आज़ादी के बाद उसके टुकड़े हो गए। हमें आज़ादी मिली लेकिन टुकड़ों के साथ आज़ादी मिली। भारत अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ और जो रियासतें थी वो भी अलग हो गई। कैसे भी कर हमने उन रियासतों को तो हमारे साथ जोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान तो अलग ही रहा। लेकिन वो एक पाकिस्तान नहीं था, वो दो पाकिस्तान थे। हमारे पश्चिम में था पश्चिम पाकिस्तान, हमारे पूर्व में था पूर्व पाकिस्तान, बटा हुआ पाकिस्तान। वेरी ऑकवर्ड पोजीशन। ये तय था कि इस पोजीशन में वो लंबे वक्त तक नहीं रह पाएगा और यही हुआ। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में एक लिबरेशन वॉर की शुरुआत हुई। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर उसको कहा जाता है। और इस वॉर से ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया। और हाँ, ये हमें कहना पड़ेगा कि ईस्ट पाकिस्तान को अलग होने में मदद की थी भारत ने। यही ईस्ट पाकिस्तान आगे चलकर जाना गया बांग्लादेश के नाम से। आज इस बांग्लादेश में काफ़ी अशांति है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमें यह समझना है कि ये क्यों हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है। क्या वो वजह है कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वो अपना देश छोड़कर भारत आ गए? समझते हैं। बात कुछ यूं है कि वहां पर छात्र स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं रिजर्वेशन के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, प्रिसाइजली रिजर्वेशन में भी कोटा सिस्टम के खिलाफ। वैसे रिजर्वेशन तो हर जगह पर होता है, हर एक देश में होता है। कोई भी देश ऐसा नहीं होगा कि जहां पर आरक्षण ना हो। हाँ, वो अलग अलग नाम से हो सकता है, वो व्यवस्था अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस तरह की अफर्मेटिव एक्शन तो हर एक देश में की जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी की जाती है। मतलब कि ये मानना बिल्कुल गलत है जो हमें बताया जाता है ना कि आरक्षण सिर्फ भारत में है, वो गलत है। वो हर एक देश में है, अलग अलग नाम से है, अलग अलग व्यवस्था से है। तो ऐसी ही एक कोटा सिस्टम, आरक्षण में कोटा सिस्टम बांग्लादेश में की गई है, जिसका वहां के छात्र विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? तो इस सिस्टम के हिसाब से वहां पर 56% सीट्स आर रिजर्व्ड। 56% वहां पर रिजर्वेशन रखा जाता है। 56% इज टू मच। किसके लिए आरक्षण रखा जाता है? तो इसमें से 10% रिजर्वेशन रखा गया है महिलाओं के लिए, 10% आरक्षण रखा गया है अंडर डेवलप्ड एरियाज के लिए। मतलब कि बांग्लादेश के ऐसे विस्तार की जिनका विकास नहीं हुआ है, जो विस्तार पिछड़े हैं, वहां के लोगों के लिए 10% आरक्षण किया गया है। वहां के जो इंडिजिनस लोग हैं उनके लिए 5% आरक्षण किया गया है। और हैंडीकैप्स के लिए वहां पर 1% आरक्षण की व्यवस्था है। इन सबको अगर हम मिला ले तो वो होता है 26%, 26%। इसके बारे में ज्यादातर बात नहीं होती है क्योंकि इसका विरोध इतना नहीं है। जिसका विरोध है वो है इसके अलावा जो 30% आरक्षण है, वो 30% रिजर्वेशन, दैट्स द बिगेस्ट रिजर्वेशन। ये 30% रिजर्वेशन दिया गया है फ्रीडम फाइटर्स को। मतलब कि उन लोगों की जिन्होंने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। जाहिर सी बात है, आजादी तो बांग्लादेश को 1971 में मिली थी, तो वो आजादी दिलाने वाले लोगों को आज कैसे रिजर्वेशन मिल सकता है? 1972 में इन फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था वहां पर शुरू की गई थी। धीरे धीरे उसका विस्तार होता चला। आज के हालात ये हैं कि उन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे, उन बच्चों के भी बच्चे, इन सभी को इस 30% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। दैट्स रॉन्ग। वहां के लोगों का सवाल यही है कि सबसे पहले तो इस रिजर्वेशन की लीगल सेंटिटी क्या है? इज इट लीगल? जबकि आपने कानून बनाकर कहा था कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्वेशन है, तो फ्रीडम फाइटर्स से आगे उनके बच्चे और उनके भी बच्चों को आपने रिजर्वेशन कैसे दे दिया? तो इज इट लीगली वैलिड? और अगर शायद लीगली वैलिड हो भी, तो क्या वो मोरली करेक्ट है कि जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ी थी उनको आप रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन उनके बच्चों ने क्या किया था कि जिनको ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर इन परिवारों की बात करें, इन फ्रीडम फाइटर्स के परिवारों की बात करें,
तो बांग्लादेश की कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी है सिर्फ 0.13%, 1% से भी कम, आधे प्रतिशत से भी कम, 0.13%। 0.13% लोगों को वहां पर 30% रिजर्वेशन दिया जाता है। दैट्स द इश्यू। यही वो इश्यू है कि जिस पर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। सालों से उनकी ये मांग रही है कि इस रिजर्वेशन को खत्म किया जाए, इस कोटा सिस्टम को निकाला जाए या फिर उसको कम से कम किया जाए, लेकिन वो कभी हुआ नहीं। एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था छात्रों के द्वारा 2018 के साल में, तब भी शेख हसीना की ही सरकार थी। शेख हसीना हैज़ बीन इन पावर इन बांग्लादेश फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। तो 2018 में ऐसा ही एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के चलते शेख हसीना की सरकार ने ये जो 56% रिजर्वेशन है, पूरा रिजर्वेशन उन्होंने निकाल दिया, पूरे कोटा सिस्टम को ही उन्होंने खत्म कर दिया। मतलब विरोध हो रहा था 30% का, लेकिन यहां पर पूरे रिजर्वेशन को उन्होंने खत्म कर दिया। बात यहां पर खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ यूं कि जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा था ना, दे चैलेंज्ड शेख हसीना गवर्नमेंट्स दिस ऑर्डर, दैट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अबॉलिशिंग कोटा सिस्टम। उन्होंने इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को चैलेंज किया कोर्ट में, और इस कोर्ट का अभी नतीजा आया, उसका फैसला आया जुलाई 2024 में, कि जिस फैसले में उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को गलत करार दिया। अगर आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को गलत करार दिया तो उसका मतलब यह हुआ कि वो कोटा सिस्टम दोबारा आ जाएगी। कोटा सिस्टम को खत्म करने के लिए ऑर्डर इशू किया गया था। अगर इस ऑर्डर को ही गलत कह दिया जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि वो खारिज हुआ, तो जो कोटा सिस्टम थी वो फिर से दोबारा से यहां पर आ जाएगी। छात्रों का कहना यह है कि अगर शेख हसीना की सरकार चाहे तो दोबारा उस कोटा सिस्टम को खत्म करने के लिए कुछ कर सकती है, जो वो नहीं कर रही है। शेख हसीना की सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी फाइल की थी, और उसी अपील के चलते सुप्रीम कोर्ट का बाद में एक फैसला आया था कि जिसमें उन्होंने रिजर्वेशन तो रखा, लेकिन जो 56% है उसको कम कर 7% कर दिया गया, 7%, जिसमें भी 5% तो वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए ही है। मतलब कि बाय वन और द अदर वे रिजर्वेशन इज कंटिन्यूड, कोटा सिस्टम इज देयर। बच्चों का मानना था कि शेख हसीना की सरकार इसको पूरा खत्म कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया है, और उसी के चलते उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे। आइडियली होना यह चाहता था कि शेख हसीना की सरकार उनके साथ संवाद करे और संवाद से किसी नतीजे पर पहुंचे, लेकिन ये नहीं हुआ। सरकार के द्वारा बल प्रयोग किया गया, फोर्स का इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है कि 200 से भी ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मौत हो चुकी है, दैट्स दी ऑफिशियल एस्टिमेट। लेकिन वहाँ से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक, अनऑफिशियल एस्टिमेट के मुताबिक, मोर देन 1000 पीपल हैव डाइड एंड थाउजेंड्स ऑफ द पीपल आर इंजर्ड। उनको चोट पहुंची है। तो सरकार ने फोर्स का इस्तेमाल किया, वो गलत था। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट होने चाहिए, लोगों को अपनी मांगे रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो आप उनको सुनिए, आप उनको ऐसे ही नहीं दबा सकते हो। लोगों का मानना यह भी है कि इस सरकार के अंदर डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, वहां के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उन पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। जैसे कि यही 30% रिजर्वेशन, उसका बेनिफिट किसको मिलता था? स्वतंत्र सेनानियों को मिलता था। लेकिन स्वतंत्र सेनानी कौन थे? तो वो लोग कि जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ जुड़े हुए थे, उनकी अवामी लीग के साथ जुड़े हुए थे। सीधी सी बात है कि आज़ादी के बाद जो पार्टी पावर में आई उसके द्वारा ही स्वतंत्र सेनानी की व्याख्या की जाएगी, तो वो अपने लोगों को ही स्वतंत्र सेनानी कहेंगे। तो उनका कहना यह है कि अवामी लीग के ही लोग हैं कि जिनको इस रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, औरों को नहीं मिलता है। दे आर बिकमिंग पावरफुल, दे आर क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ लॉबी देयर, राइट ना। यहां तक कि शेख हसीना ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि हम अगर इन स्वतंत्र सेनानियों के बच्चों को रिजर्वेशन ना दे तो किनको दे? उन रजाकार के बच्चों को। रजाकार एक ग्रुप था 1971 के वॉर के वक्त कि जो वेस्ट पाकिस्तान की मदद करता था, उनके साथ था। जाहिर सी बात है इन लोगों को राष्ट्रद्रोही कहा जाएगा, देश विरोधी कहा जाएगा। तो आपने बच्चों को रजाकार कह दिया, बच्चे कैसे मानेंगे? इसी से ये हालात हुए कि प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया
कि आर्मी के द्वारा शेख हसीना को कहा गया कि आप 45 मिनट के अंदर चले जाइए, अपना घर छोड़ दीजिए, वरना आपको शायद हम नहीं बचा सकेंगे। एंड दैट्स द रीज़न शी फ्लेड। उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया और वो हमारे पास आ गए। नाउ द पॉइंट इज, इस मामले में हमें क्या समझना है? सबसे पहली बात कि ज़्यादातर लोगों के द्वारा ये एक ओपिनियन बनाया गया है कि शेख हसीना इज़ अ डिक्टेटर। दैट माइट बी ट्रू, लेकिन सिर्फ एक ही एंगल से हमें नहीं सोचना है। शेख हसीना के द्वारा वहां पर क्या किया गया, वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, वी डोंट नो मच अबाउट इट। तो सीधा ही उन पर एक लेबल चिपका देना कि शी इज़ अ डिक्टेटर। यस, सर्टेनली वॉट एवर शी हैज़ डन अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, दैट्स रॉन्ग। लेकिन सिर्फ उसी एंगल से अगर हम सोचें तो हम इंडिया के इंटरेस्ट को नहीं समझ सकेंगे। वी मस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट शी वॉज प्रो इंडिया, शी वॉज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। तो अगर शेख हसीना को देखने का हमारा एंगल एक ही हुआ तो इस एंगल से हम नहीं सोच पाएंगे। ये भी सोचना है कि बांग्लादेश में इंटरेस्ट काफ़ी और लोगों के भी हैं, जैसे कि पाकिस्तान का है, जैसे कि चाइना का है, यूएसए का भी है, वहाँ पर मिलिट्री बेस चाहता है। अमेरिका ने तो बांग्लादेश की आर्मी को ये शाबाशी दी है कि अपने वक्त रहते वहाँ पर मोर्चा संभाल लिया। पाकिस्तान का कहना यह है कि अब बांग्लादेश के अंदर जो नई सरकार शायद बनेगी तो उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात, उसके रिश्ते सुधरेंगे। द पॉइंट इन मेकिंग इज, अगर पाकिस्तान खुश हो रहा है, दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। शेख हसीना के बेटे ने तो एक चौंका देने वाला बयान दिया है कि बांग्लादेश इज गोइंग टू बिकम सेकेंड पाकिस्तान। वो दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है, वहां पर यूथ को रेडिकलाइज किया जा रहा है। सर्टेनली दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। माई पॉइंट इन मेकिंग इज, दोनों एंगल्स से हमें सोचना है। शेख हसीना गलत भी हैं, लेकिन साथ में ये भी एंगल्स हैं कि जिन पर हमें गौर करना चाहिए। लेकिन इसी बीच आज ये खबर आई है कि वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके द्वारा ये मांग की गई है कि बांग्लादेश के ही एक व्यक्ति मोहम्मद यूनुस को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, इंटरिम गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर। आर्मी ने, जनरल ने वहाँ पर कहा था कि शेख हसीना के जाने के बाद उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाएगा, तो इस इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए मोहम्मद यूनुस। ये डिमांड वहाँ के प्रोटेस्टर के द्वारा की गई है। मोहम्मद यूनुस अ वेरी रिनाउंड नेम, अ सोशल एंटरप्रेन्योर, एन इकोनॉमिस्ट, कि जिनके द्वारा ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स कि जिनको ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल से इतनी इजीली लोन नहीं मिलती है, उनको लोन दिलवाने के लिए, उनको क्रेडिट दिलवाने के लिए ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंस, और दैट्स क्वाइट सक्सेसफुल। तो ग्रामीण बैंक के साथ मोहम्मद यूनुस जी का नाम जुड़ा हुआ है और अपने इस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। वैसे ये भी बताना ज़रूरी है कि शेख हसीना की सरकार उनको गलत मानती थी। उनका मानना था कि ये लोगों को लूट रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मोहम्मद यूनुस के बारे में ये सुझाव रखा गया है कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। अब देखना यह है कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, कब इंटरिम गवर्नमेंट बनती है और शेख हसीना का क्या होता है, वो भारत में ही रहते हैं कि या फिर कहा जा रहा था कि किसी और देश में शायद वो जाए, तो वो भी हमें अभी देखना है। और भारत का पक्ष, आधिकारिक पक्ष इस पूरे मामले में क्या होगा वो भी हमें समझना होगा। दैट्स इट। तो ये बात थी बांग्लादेश के बारे में, काफ़ी सुर्खियों में है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी ही चाहिए। और पर्टिकुलरली जब भारत का वहाँ पर इंटरेस्ट हो तो उसके बारे में हमारी समझ होनी ही चाहिए। तो इस वीडियो सेशन में हमने बांग्लादेश के बारे में बात की। आने वाले सेशन में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।